Good morning to all of you. I am the student of CBSE Competitive School Mohania Kailur, and we are the first batch of this school for JEE Mains and Advanced. And today we will discuss about collision. So collision means टक्कर, यानी कि when two bodies टक्कर या फिर कोइंसाइड, मतलब एक दूसरे से दो बॉडी जब लड़ जाएंगे तब क्या होता है, तब कोलिजन होता है। उसी को कोलिजन कहते हैं। जब दो बॉडी एक दूसरे से लड़ते हैं तो उसी को कोलिजन कहते हैं। अब कोलिजन है थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक और you can say elastic collision. Alright, then there is a second which is inelastic collision. And then third is partial elastic और partial inelastic collision. Okay, so there are three types: perfectly elastic or elastic collision, inelastic collision, and partial elastic or partial inelastic collision. So first we discuss about perfectly elastic collision. Perfectly elastic collision. So in perfectly elastic collision, when two bodies regain their shape and size after collision, जब दो बॉडीज रिगेन कर लेंगे अपना शेप और साइज आफ्टर कोलिजन, देन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम लिख लेंगे। दो बॉडीज में मोमेंटम ऑफ द सिस्टम is constant throughout the momentum of system is constant throughout. Sorry, उल्टा लिखा गया। The momentum of the system is constant. The momentum of system is यानी कि जब दो बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और उसके बाद कोलिजन के बाद जब अपना वो बॉडीज अपना शेप और साइज रिगेन कर लेंगे तो मोमेंटम जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जो P इनिशियल है वो P फाइनल के इक्वल होगा। यानी कि जो लड़ने से पहले जो मोमेंटम था दो बॉडीज का सिस्टम का, वही लड़ने के बाद जब वो अपना शेप और साइज रिगेन करेंगे तो उनका मोमेंटम उस समय भी सेम ही रहेगा। उसके बाद then the kinetic energy of the system is also constant. काइनेटिक एनर्जी भी है वो भी कांस्टेंट रहेगा। यानी कि A इनिशियल इक्वल टू A फाइनल रहेगा। ठीक है, उसके बाद लेट्स सी इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन। सो राइट ओवर हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलास्टिक collision.
फर्स्ट इज हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, and second is oblique elastic collision. So first we discuss about head-on elastic collision. What is head-on elastic collision? Head-on elastic collision. So in head-on elastic collision यहाँ लिखेंगे when in head-on elastic collision when the line of action and the direction of motion is same, then the line of action is coincide with direction of motion. यानी कि इसमें कह रहा है कि when जब लाइन ऑफ एक्शन यानी कि जिस पाथ पे वो ऑब्जेक्ट जा रहा है और डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो सेम रहेगा, तो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो कोइंसाइड कर जाएगा डायरेक्शन से, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। पिक्चर बनाने के पहले तो नाम दे देंगे, ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2, M1, M2, M1, M2। सो इसका वेलोसिटी U1 है इनिशियल और इसका वेलोसिटी U2 है एंड द M1 मास विल अप्रोच टू M2, यानी कि जो M1 मास है वो M2 की तरफ जाएगा, तो M1 मास जब M2 की तरफ जाएगा यानी कि इसका जो U1 स्पीड है वेलोसिटी है वो ज्यादा होगा U2 से, U1 इज ग्रेटर देन U2, यहाँ लिख लेंगे U1 इज ग्रेटर देन U2, ठीक है। तो जब ये दोनों जब M1 मास M2 की तरफ जाएगा तो क्या होगा, कोइंसाइड होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन यानी यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ लड़ गए, कोलाइड हो गए, कोलिजन हो गया। और उसके बाद देन आफ्टर द कोलिजन द शेप एंड साइज रीगेन। देन आफ्टर कोलिजन क्या होगा, M1 मास M1 अलग हो गया, M2 अलग हो गया और दोनों अपने पुराने शेप और साइज में आ गए। तो यहाँ पे जो है इसका वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी V1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा V2, ठीक है। तो हम लोग देखे थे इसमें थ्रू आउट द सिस्टम, हम लोग पहले ही लिखे थे थ्रू आउट द सिस्टम
द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, यानी p इनिशियल p फाइनल के इक्वल होगा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज आल्सो कांस्टेंट, यानी कि k इनिशियल इक्वल टू k फाइनल। तो यही चीज यहां पे भी करेंगे हम लोग, लिखेंगे throughout the system momentum is constant, it means p initial equal to p final। so we लिखेंगे m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2। okay, so here is m1 u1 m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2। here its initial velocity of m1 is u1 and initial velocity of m2 is u2, so its momentum become m1 u1 plus m2 u2 equal to initial final velocity of m1 is v1 and final velocity of m2 is v2। so we write m1 v1 plus m2 v2। तो अब हम क्या करेंगे, m1 वाले को m1 की साइड ला देंगे, यानी कि m1 u1 minus m1 v1 equal to m2 v2 minus m2 u2। so we take common m1 as u1 minus v1 equal to m2 कॉमन ले लेंगे v2 minus u2। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग देखेंगे कि थ्रू आउट द सिस्टम मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा। तो अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बनाएंगे। थ्रू आउट द सिस्टम काइनेटिक एनर्जी is also constant, so we write as Ke initial equal to Ke final। okay, तो जब Ke initial equal to Ke final होगा तो m1 मास के लिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m1 u1 square plus half m2 u2 square equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square। okay, 1/2 1/2 1/2 1/2 कट हो जाएगा। तो अब हो जाएगा m1 u1 square plus m2 u2 square equal to m1 u1 square plus m2 u2 square के। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे m1 जो है इसको कॉमन ले लेंगे। so we write as m1 u1 square minus m1 v1 square equal to m2 v2 square minus m2 u2 square। now we take common as m1 bracket u1 square minus v1 square equal to m2 bracket v2 square minus u2 square। so it is written as a square minus b square, so we can write it a plus b and a minus b। so m1 bracket u1 plus v1 u1 minus v1 equal to m2 bracket v2 plus u2 bracket v2 minus u2। becomes second equation। so now we divide equation 2 by equation 1 and we have written the equation 1। here is the equation 1 m1 bracket u1 minus v1 equal to m2 bracket v2 minus u2 and here is the second equation m1 bracket u1 plus v1 and u1 minus v1 equal to m2 bracket v2 plus u2 bracket v2 minus
u2. So we write as m1 u1 plus v1 u1 minus v1 equal to m2 bracket v2 plus u2 v2 minus u2, and it is divided by m1 bracket m1 bracket u1 minus v1. So we write as m1 bracket u1 minus v1 equal to m2 bracket v2 minus u2. Okay, m1 से m1 कट जाएगा, u1 minus v1 से u1 minus v1 कट जाएगा, m2 से m2 कट जाएगा और v2 minus u2 से v2 minus u2 कट जाएगा. Then we write as u1 plus v1 equal to v2 plus u2. Then अब ये क्या है? It is a condition of collision. Condition of collision. And we can also write it as, हम लोग क्या करेंगे? एक साइड ला देंगे इसको. तो अब यहाँ पे हो गया u1 minus u2 equal to v2 minus v1. So we can write as velocity of separation, velocity of approach. Velocity of approach equal to velocity of separation. So what is velocity of approach? It is the relative velocity before collision equal to relative velocity after collision. तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं जब relative velocity before collision equal to relative velocity after collision, and here u1 minus u2 equal to v2 minus v1. यानी कि यहाँ पे क्या होगा, u1 जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, u2 से, और v2 है वो ग्रेटर देन होगा किससे, v1 से. इसी वजह से क्या हो रहा था, जो m1 मास है उसका जो वेलोसिटी u1 दिया हुआ था वो m2 की तरफ अप्रोच कर रहा था, और जब m1 मास u1 वेलोसिटी से m2 की तरफ अप्रोच कर रहा था तो m2 का जो वेलोसिटी था u2 वो उससे छोटा होने की वजह से क्या किया, m1 उससे कोलाइड कर गया, और जब उससे कोलिजन हुआ तो डिफॉर्मेशन हो गया उनके स्ट्रक्चर्स में, और डिफॉर्मेशन के बाद फिर क्या हुआ, वो दोनों अगेन अपना शेप और साइज रिगेन कर लिए, और उसमें जो m1 का फाइनल वेलोसिटी हो गया वो हो गया v1, और m2 का फाइनल वेलोसिटी हो गया वो हो गया v2. इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे v2 ग्रेटर देन v1 हुआ, और m1 का जो इनिशियल वेलोसिटी था u1 वो उससे u2 मतलब कि m2 के वेलोसिटी u2 से बड़ा होगा. ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग को v1 और v2 पता करना है. ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना इक्वेशन आया है u1 plus v1 equal to v2 plus u2, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले v2 निकाल लेंगे. ठीक है, तो लिखेंगे u1 plus v1 equal to v2 plus u2. तो आप लोग लिखेंगे v2 is equal to u1 plus v1 minus u2. ये क्या हो गया, ये हो गया v2, ये हो गया v2. अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 पे रखेंगे. इक्वेशन 1 क्या आया था, अपना मोमेंटम का आया था, मोमेंटम का इक्वेशन था इक्वेशन 1. फिर से देख लेते हैं, ये था इक्वेशन 1, m1 ब्रैकेट u1 minus v1 equal to m2 ब्रैकेट v2 minus u2. इसी को फिर से लिख लेंगे,
लिखेंगे m1 ब्रैकेट u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 ब्रैकेट v2 माइनस u2, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग v2 निकालनी है, तो अब हम लोग लिख देंगे m1 ब्रैकेट u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 ब्रैकेट v2 का वैल्यू रख देंगे u1 प्लस v1 माइनस u2 एंड फिर अगेन माइनस u2 दिया हुआ है यहाँ पे। और लिखेंगे m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 ब्रैकेट u1 प्लस v1 माइनस 2u2 हो जाएगा। अब लिखेंगे m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो हो जाएगा m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस 2 m2 u2, ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से v2 निकाले थे, यहाँ से हम लोग v2 निकाले थे। अब हम लोग इसी इक्वेशन से v1 को निकालेंगे, ठीक है। तो v1 को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग v1 वाले को एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे एक v1 है m1 v1 और एक यहाँ है m2 v2। तो अब क्या करेंगे, बाकी जो इक्वेशन है उसको इधर डाल देंगे। तो अब लिखेंगे m1 u1 और इसको यहीं रहने देंगे, इसको लाएंगे इधर, तो हो जाएगा माइनस m2 u1 माइनस m2 u1 हो जाएगा। और उसके बाद ये जो माइनस का ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2m2 u2 इक्वल टू, अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ बचा है m2 v1 और ये जो है m1 v1 माइनस का, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि m1 v1 पॉजिटिव में हो जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे, यहाँ पे कॉमन यहाँ पे निकल रहा है, ये u1 यहाँ पे कॉमन है, इसको लिख देते हैं u1 ब्रैकेट m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 u2 इक्वल टू v1 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा m2 प्लस m1, ठीक है। तो अब लिख देंगे इसको। अब क्या करेंगे, m1 प्लस m2 से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो अब हो जाएगा m1 माइनस m2 ब्रैकेट u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1। तो हम लोग का v1 निकल गया। अब इसी सेम तरीके से हम लोग लिखेंगे सिमिलरली फॉर v2 के लिए क्या होगा, v2 इज रिटन एज, अब यहाँ जो है ये m1 है, ये क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा और m2 की जगह m1 हो जाएगा, ठीक है। तो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 तो रहेगा ही, m1 प्लस m2, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे u1 की जगह u2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2। अब यहाँ m2 u2 है, तो m2 के जगह हम लोग क्या किए थे, m1 किए थे और u1 की जगह u2 किए थे, तो u2 की जगह u1 कर देंगे और m2 की जगह m1 कर देंगे। तो हो जाएगा 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू, ये क्या आ गया, v2 आ गया, ठीक है। ये अपना v2 निकल गया। अब हम लोग देखते हैं सम स्पेशल केसेस। अब इसी का हम लोग सम स्पेशल केसेस देखते हैं, ले लेंगे सम स्पेशल केसेस। सम स्पेशल केसेस पहले हम लोग देखेंगे, अगर इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, अगर m1 और m2 इक्वल हो गया तो क्या होगा, जब m1 और m2 इक्वल हो जाएगा तो अब v1 में रख के देखेंगे, ठीक है। तो v1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे m1 और m2 जब इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, सेम चीज एक दूसरे से घटाया तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ये 0 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या किए, m1 m2 के इक्वल है तो ये जो m1 प्लस m2 ये क्या हो जाएगा, 2m1 हो जाएगा, जब 2m2 लिख देंगे तो
ये क्या बन जाएगा 2m2u2 अपॉन 2m2 बन जाएगा ना, 2m2 बन जाएगा यहाँ पे, फिर से लिख लेते हैं 2m2। क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंडीशन देख रहे हैं क्या है, m1 m2 दोनों इक्वल है, तो जब ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, u2 बचेगा, u2 बचेगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि जब दोनों का मास सेम हो जाएगा तो v1 किसके इक्वल हो जाएगा, u2 के इक्वल हो जाएगा, v1 u2 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया, वेलोसिटी एक्सचेंज कर गया, वेलोसिटी एक्सचेंज कर गया। क्या लिख लेंगे, वेलोसिटी इज एक्सचेंज, ठीक है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो स्पेशल केस था जब m1 m2 और दो मतलब कि m1 m2 दोनों इक्वल था। अब हम लोग क्या करेंगे, u2 को अगर 0 कर देंगे तो क्या होगा कंडीशन, ये देखते हैं। if u2 equal to 0 and m1 equal to m2 equal to m, अगर ये कंडीशन है तब क्या होगा। अब यहाँ पे ये v1 निकल गया, v2 इस एक मिनट पहले v2 भी निकाल देते हैं, v1 निकालते हैं, v2 भी निकाल देते हैं। v2 के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट u2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। सॉरी m1 u1 होगा क्योंकि हम लोग v2 भी ले लेते हैं, m1 u1, ठीक है। यहाँ पे दोनों का मास सेम किया है, तो दोनों का मास सेम किया है तो दोनों एक दूसरे से घटाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से वही सेम चीज 2m1 u1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, फिर से 2m1 लिख सकते हैं, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा u1 आएगा, यानी कि v2 इक्वल टू u1। यहाँ फिर से क्या हो गया, वेलोसिटी एक्सचेंज कर गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे कंडीशन में, जब हम लोग क्या कर देंगे u2 इक्वल टू 0, इफ u2 इक्वल टू 0 एंड m1 इक्वल टू m2, तो जब u2 इक्वल टू 0 होगा और m1 इक्वल टू m2 होगा तब क्या करेंगे, अब v1 लिखते हैं, v1 इक्वल टू क्या था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब यहाँ पे जब दोनों इक्वल होगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, कर जाएगा, ये 0 हो गया, एक दूसरे से घटा रहे हैं। उसके बाद जब u2 को भी 0 कर दिए हैं तो जब u2 0 कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा ना 0। 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 है तो u2 जब यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, यानी कि अपना v1 क्या आ गया, v1 इक्वल टू 0 आ गया, v1 इक्वल टू 0 आ गया। अब हम लोग v2 में भी यही चीज लगाएंगे, फिर से v2 इक्वल टू लिख लेंगे m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 सॉरी u1 नहीं u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, u2 हम लोग को 0 करना है, u2 0 कर देंगे और ये दोनों आपस में एक दूसरे को घटा रहा है तो ये भी फिर से क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा आपके पास, v2 इक्वल टू 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों का मास सेम है तो क्या हो जाएगा 2m1 u1 अपॉन 2m1, ये पूरा कट जाएगा, यानी क्या आ गया u1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, v2 इक्वल टू u1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, v2 इक्वल टू u1, यानी कि जो वेलोसिटी है किसका, m2 का जो फाइनल वेलोसिटी है, जो मतलब कि कोलाइड जब कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी वो गेन किया, m1 मास हो गया v1 किया और m2 मास क्या किया v2 किया, और जो कोलिजन के पहले वेलोसिटी था किसका m1 का, वो क्या था u1 था, यानी कि दोनों का फाइनल वेलोसिटी सेम हो रहा है। m1 मास का u1 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है और m2 मास का ये क्या है फाइनल वेलोसिटी है, ये दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। अब हम लोग एक और केस देखेंगे, इस केस में क्या होगा कि जो m1 है वो फार मच ग्रेटर देन होगा m2 से,
ठीक है। तो जब m1 बहुत ज्यादा बड़ा होगा m2 से तो हम लोग m2 को क्या कर देंगे, m2 टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे u2 हम लोग 0 ले ही रहे हैं, तो अब v1 के लिए निकालते हैं। पहले v1 के लिए लिख लेंगे m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये क्या हो जाएगा u2 सॉरी u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग m2 को 0 कर देंगे और u2 0 है, तो u2 जब 0 है तो ये क्या हो गया, पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिख लेंगे इसको, एक मिनट। तो अब लिखेंगे हम लोग v1 इक्वल टू, नाउ u2 इक्वल टू 0 है, तो अब यहाँ पे m2 यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा m1 माइनस 0 अपॉन m1 प्लस 0 इंटू u1 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं v1 इक्वल टू m1 अपॉन m1 इंटू u1, ये कट गया, यानी क्या हो गया v1 इक्वल टू u1 आ गया, ठीक है। अब यही केस हम लोग v2 के लिए देखेंगे। तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 प्लस 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी u2 तो 0 लिए ही हैं, ठीक है, और m2 को भी हम लोग 0 ले रहे हैं, तो u2 जब 0 ले रहे हैं यानी ये फिर पूरा टर्म क्या हो गया 0 के इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे m1 को 0 ले रहे हैं, तो लिख लेंगे v2 इक्वल टू 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस 0, m1 ही हो जाएगा, तो ये कट गया, यानी क्या हो जाएगा v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u1, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है m2 मास का फाइनल वेलोसिटी v2 है आफ्टर कोलिजन, वो कितने के इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1 के इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक और कंडीशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग m2 को टेंड्स टू 0 कर दिए, यानी कि m1 बहुत बड़ा मास हो गया। अब यहाँ पे हम लोग m2 को फार ग्रेटर देन m1 कर देंगे, ठीक है, यानी कि m1 क्या हो जाएगा टेंड्स टू 0 और u2 टेंड्स टू 0 पहले से ही है, ठीक है। तो अब फिर v1 निकालेंगे, v1 इक्वल टू फिर से लिख लेंगे m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे m1 जब 0 है तो यहाँ पे 0 जब रखेंगे और यहाँ पे m1 0 रखेंगे, तो और से यहाँ पे देखिए u2 यहाँ पे 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे u2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर हम लोग का v1 इक्वल टू 0 माइनस m2 अपॉन m1 जो भी 0 है, तो m1 को छोड़ देते हैं, सिर्फ m2 लिखेंगे, m2 क्या हो जाएगा u1, यानी कि यहाँ से क्या बन गया v1 इक्वल टू माइनस m2 अपॉन m2 इंटू u1, ये कट गया, तो क्या आ गया v1 इक्वल टू माइनस u1। अब v1 इक्वल टू माइनस u1 हुआ, यानी यहाँ पे क्या है रिबाउंडिंग हो रहा है, ठीक है। रिबाउंडिंग यानी कि जमीन से वापस फिर से लड़ रहा है, मतलब ऊपर गया फिर नीचे आया फिर यहाँ पे लड़ गया फिर ऊपर चला गया, तो यहाँ लिख लेंगे रिबाउंडिंग हो रहा है। यही सेम केस हम लोग v2 के लिए देखेंगे, तो लिखेंगे v2 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 प्लस 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या था m2 इज फार ग्रेटर देन m1, तो क्या हो गया m1 टेंड्स टू 0 और u2 टेंड्स टू 0, तो पहले से ही लिए थे, यानी ये पूरा टर्म पहले ही 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे u2 0 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे m1 दोनों 0 ले लिए, तो लिखेंगे यहाँ पे v2 इक्वल टू हो जाएगा 2, यहाँ पे m1 0 ही हो गया, तो ये भी 0 ही ना हो जाएगा, 0 हो गया ना, तो v2 यहाँ पे क्या आ गया v2 यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में। कोएफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं ई से, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ई से, और ई इक्वल टू हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब हम पहले बताए थे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसको बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन, यानी कि आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ठीक है, क्या हो गया? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू, अब रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन क्या था? अब यहाँ देखिए v2 बड़ा था u1 से, इसलिए v2 माइनस v1 हो गया। हम लोग पहले यहाँ पे प्रूव किए थे v2 ग्रेटर देन v1 है, और रिलेटिव वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन में m1 माइनस m2 की तरफ जा रहा था, तो m1 माइनस m2 की तरफ जा रहा था, और m1 का इनिशियल वेलोसिटी u1 था और m2 का इनिशियल वेलोसिटी u2 था ना। m1 का इनिशियल वेलोसिटी u1 था और m2 का इनिशियल वेलोसिटी u2 था, और m1 जब m2 की तरफ जा रहा है यानी कि यहाँ पे u1 जो है वो u2 से बड़ा होगा, u1 u2 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे u1 माइनस u2 लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे हैं? परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन में हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग लिखते हैं परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन में इसमें हम लोग E इक्वल टू 1 रखते हैं। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में E इक्वल टू 1 रखते हैं, यानी कि एक कंडीशन है और तीनों का अलग होता है, तीनों का बताते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? E इक्वल टू जब 1 रखेंगे इलास्टिक कोलिजन के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? E इक्वल टू 1 हो गया, तो 1 इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 हो जाएगा। इसको इधर ला देंगे तो u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से इन इलास्टिक के लिए भी होता है, तो इन इलास्टिक के लिए क्या होता है? इन इलास्टिक कोलिजन के लिए हम लोग E को 0 रखते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E को जब 0 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? v2 इक्वल टू v1 हो जाएगा। ठीक है, v2 इक्वल टू v1 हो जाएगा। इन इलास्टिक कोलिजन में इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसमें जब एक बार लड़ता है तो फिर वो दोनों साथ में मिल जाता है, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट m1 m2 मास लड़ेंगे तो साथ में मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पूरा 0 से मल्टीप्लाई हो 0 हो गया, और वहाँ पे क्या आ जाएगा? v2 इक्वल टू v1 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद पार्शियल के लिए देखते हैं, तो लिख लेंगे और पार्शियल इलास्टिक और पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन। अब इसके लिए क्या होता है? पार्शियल इलास्टिक और पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E जो है वो लेस देन 1 रहता है बट ग्रेटर देन 0 रहता है। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल के लिए E लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 रहता है। तो यहाँ पे मतलब हम लोग यहाँ पे इसलिए इसको ले रहे हैं क्योंकि पार्शियल इन इलास्टिक में जब दो मास लड़ते हैं तो आगे वो किस डायरेक्शन में जाएगा ये हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किधर भी जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग E को 0 से बढ़ा लेंगे, यानी कि वो इन इलास्टिक तो नहीं होगा पूरी तरीके से, क्योंकि हम लोग लिखे हैं ना पार्शियल इलास्टिक या फिर पार्शियल इन इलास्टिक, या तो वो इलास्टिक होगा तो पार्शियल ही होगा, कुछ पार्ट होगा, और इन इलास्टिक होगा तो वो भी पार्शियल ही होगा। इसीलिए यहाँ पे E इलास्टिक तो होगा नहीं तो इसलिए लेस देन 1 है, और E इन इलास्टिक भी होगा नहीं इसलिए ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे
इलास्टिक कोलिजन इन, लिख लेते हैं, इलास्टिक कोलिजन इन, मतलब कि इसको लिखेंगे, इसको इस तरह से इसको लिखेंगे ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन, ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन। अब ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन में हम लोग शेप बना देते हैं, M1 मास और M2 मास हो गया, ठीक है। ये हो गया M1, ये हो गया M2, ठीक है। और इसको बनाते हैं, लाइन ऑफ मोशन को बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 लेते हैं और इसका u2 लेते हैं, तो कोलिजन के समय कुछ इस टाइप का दिखेगा हम लोगों को। कोलाइड जब कर जाएगा दोनों तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हो गया M1 मास और ये हो गया M2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये इधर अपना फोर्स N देगा, मतलब नॉर्मल फोर्स है इसका, और ये इसका नॉर्मल है। उसके बाद क्या होगा, कोलिजन ऑफ नेट फोर्स, कोलिजन नेट फोर्स 0 होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही अपना नॉर्मल रिएक्शन कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जो P है यानी मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, P कांस्टेंट रहेगा। ये कंडीशन है, ये है बिफोर कोलिजन का। और ये कंडीशन है ड्यूरिंग कोलिजन का। अब ड्यूरिंग कोलिजन में क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे मोमेंटम क्या कांस्टेंट लिखेंगे थ्रू आउट द सिस्टम, sorry, during collision, लिख लेते हैं momentum is constant, momentum is constant, तो momentum constant रहेगा। इस समय हम लोग लिखेंगे P initial equal to P final, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 U1 plus M2 U2 equal to M1 U1 cos theta 1 plus M1 U1 cos theta 1 plus M2 U2 cos theta 2,